आप सभी का कमोडिटी फटाफट में अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो हमें भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9136934065। इस नंबर पे अपना नाम, अपने शहर का नाम और कमोडिटी से जुड़े सवाल भेजें। अगले आधे घंटे तक हमारे दो मेहमान अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी और रिसर्च हेड हैं, और साथ ही बीरेन वकील साहब हैं, पैराडाइम कमोडिटीज। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी किसान हमें देख रहे हैं उनके लिए भी यही संदेश है कि अपनी शिकायतें, परेशानियां हमसे शेयर करें। नंबर यही है 9136934065। इस नंबर पे आप अपने खेत की कहानी, अपनी परेशानियां, दिक्कतें हमें भेजें। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको प्लेटफॉर्म दे और आपकी आवाज़ को देश की आवाज़ बनाए, स्वदेश की आवाज़ बनाए। चलिए लौटते हैं वायदा बाजार की तरफ और सबसे पहले बात कर लेते हैं गोल्ड की, क्योंकि सोने ने फिर आज नया रिकॉर्ड बना दिया। 1,02,000 रुपए के पार निकल चुका है। अब आगे कितनी तेजी है यही आज समझने की कोशिश करते हैं। वीरेंद्र सर, क्या लग रहा है? गोल्ड लगातार नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है, आगे की चाल कैसे दिख रही है सर आपको? ये कम्प्लीटली ट्रम्प साहब के कंट्रोल में है बाजार, क्योंकि पैनिक का सप्लाई उनके हाथों में है। कहीं ना कहीं मोमेंटम इसका अपसाइड का बना हुआ है, बट मैं ऐसा मान रहा हूं कि इस मार्केट के करंट वैल्यूएशन से दूर रहना चाहिए। केडिया जी, आपकी राय क्या है? 1,02,000 के ऊपर का नया रिकॉर्ड बना है, जिस तरह का एक्सुबरेंस दिख रहा है गोल्ड के मार्केट में, क्या ये तेजी कंटिन्यू रहेगी या कुछ बड़ी गिरावट की संभावना भी है? नमस्कार विश्वमल जी। नमस्कार सर। देखिए, अगर हम देखते हैं तो ग्लोबल मार्केट में क्या चेंजेस आया वो इम्पोर्टेंट है। तो हम देखते हैं इंटरनेशनल में अभी भी स्पॉट जो है वो 3380 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, 3400 के ऊपर इनफैक्ट नहीं जा रहा। नीचे में हमने 3280 तक का सपोर्ट देखा था। ये चेंजेस डोमेस्टिक मार्केट पे क्यों आया? वो है रुपए की गिरावट की वजह से। जिस ढंग से हमने देखा, यूएस ने इंडिया पे टैरिफ डाला है 25%, जो उम्मीद थी कि बहुत ही ज्यादा था, बट अब जिस ढंग से डबल कर दिया गया है तो ये रुपए को पसंद बिल्कुल भी नहीं आया और रुपए में हमने भारी गिरावट आते हुए देखी। एंड इसी के चलते हमने देखा कि प्राइजेस एमसीएक्स पे गोल्ड और सिल्वर, क्योंकि ये कन्वर्शंस में आता है, तो गोल्ड एंड सिल्वर में हमने एक अच्छा खासा जंप आते हुए देखा। लेकिन अभी भी इंटरनेशनल मार्केट कहीं ना कहीं रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, क्योंकि अभी भी टैरिफ को लेकर, फेड की बैठक को लेकर, इंटरेस्ट रेट में कैसे सितंबर में 0.5 का तो रेट कट है, बट उम्मीद बताई जा रही है कि आगे भी रेट कट कंटिन्यू रहेगा। तो आई थिंक जो तेजी आई है वो सस्टेनेबल मेरे को नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि आज लास्ट में हमने देखा आरबीआई का इंटरवेंशन कल भी देखा गया। सवाल की हमारे साथ अगले दर्शक है महेश अग्रवाल है। सोने में आगे मंदी रहेगी क्या? क्या कुछ गिरावट की संभावना दिख रही है क्या? केडिया जी, गोल्ड में ये पूछ रहे हैं कि मंदी रहेगी क्या? आपको क्या लग रहा है? आज के लिए तो आपने सेल कॉल दिया है, लेकिन आगे के लिए क्या लग रहा है सर? देखिए विजय जी, मैंने जैसे पहले भी कहा था, सेकंड हाफ गोल्ड में मुझे थोड़ा सा वीकनेस दिखाई दे रहा है। उसका कारण भी है कि जिस ढंग से जो सारे फैक्टर्स, आज टैरिफ की वजह से तेजी आई, बट ये जनवरी में टैरिफ और अप्रैल में ही टैरिफ की अपडेट्स आ गई थी, जो $3500 इंटरनेशनल में टच कर गया था। और आज भी हम देखते हैं 3500 से बहुत दूर है हम लोग। बार बार में हम देख रहे हैं 3280 से 3450 तक जाता है, बट 3500 नहीं तोड़ पाता है। तो मुझे लगता है चीजें डिस्काउंटेड है एज ऑफ नाउ। हाँ, डोमेस्टिक मार्केट में नया हाई क्यों लग रहा है, उसका कारण मैंने बताया, रुपए में जो गिरावट आई है, कि रुपया जो हमारा 85 था 2 महीना पहले, अब हम 88 के करीब पहुंच चुके हैं। उम्मीद है ऊपर में 8850 तक आ जाए। तो अगर ऐसा होता तो डोमेस्टिक मार्केट में डेफिनेटली तेजी थोड़ी बहुत दिखेगी रुपए की वजह से। अदरवाइज जब तक $3500 नहीं तोड़ता इंटरनेशनल में, मेरा मानना है कम से कम 10% का करेक्शन गोल्ड में ड्यू है, जो करीबन 3100-3150 के जोन में आता है। तो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी लंबी तेजी के लिए करंट लेवल पे चढ़कर बाय नहीं करना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए। अगले दर्शक है नवीन कोठारी है। दिवाली तक सोने चांदी में क्या हो सकता है? भाव कहां तक जा सकते हैं? वीरेंद्र सर, क्या सोने चांदी का भाव लग रहा है दिवाली तक आपको? अभी कहना मुश्किल है। अभी फिलहाल तो यूक्रेन रशिया के बीच मीटिंग होने वाली है, ऐसा सुनने में आया है ब्लूमबर्ग न्यूज का। तो वो मीटिंग के तौर पे, यानी वो रुके, उसके बाद क्लैरिटी आए। बहुत से फैक्टर अभी बाकी है, फेड का रेट कट, यूक्रेन वॉर, बहुत से फैक्टर बाकी है। दर्शक है फहीम अहमद है, कच्चे तेल में ऑप्शंस का ट्रेड जानना चाह रहे हैं। केडिया जी, ऑप्शंस में क्या मौके दिख रहे हैं आपको क्रूड में? देखिए, क्रूड में तो ऑप्शन में ही मौके दिख रहे हैं। बार बार हम देख रहे हैं कि 70 के ऊपर कच्चा तेल जा नहीं पा रहा है और कंटिन्यू दबाव आ रहा है। हालांकि हमने इन्वेंट्री में ड्रॉप देखा, वो भी कच्चे तेल को सपोर्ट नहीं दे पा रहा है। टैरिफ को लेकर चिंताएं बनी हुई है, क्योंकि आप ये समझिए कि अब तक हो गया था, हम रशिया से इंपोर्ट करते थे और यूएस, यूरोप सब जगह सप्लाई हो रहा था। बट अब जो एक सेकेंड लेवल के टैरिफ लगे हैं, उसकी वजह से अगर इंडिया सपोज स्टेप बैक करती है
तो कहीं ना कहीं कच्चे तेल में बड़ी तेजी आ रही है, बट ये इफ एंड बट में चल रहा है। तो ऐसे समय में ऑप्शन से ही अपॉर्चुनिटी बनती है। 2 दिन की बड़ी गिरावट के बाद मुझे लगता है 5600 के करीब एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी को देखते हुए 5600 का कॉल खरीदना है, 150 रुपए में 70 का स्टॉप लॉस लगाना है, 260 का टारगेट हम देखेंगे। राहुल है राजस्थान से 5 लॉट चांदी 1,15,091 रुपए के भाव पे खरीदा है। अब क्या करना चाहिए वीरेंद्र जी, क्या करें? 1,15,000 के ऊपर खरीद लिया इन्होंने, क्या करें अब? नियर टर्म टारगेट 1,17,000 मान सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग बाइंग है उसकी स्टॉप लॉस 1,14,800 या 1,14,700 उसके आसपास की रखनी चाहिए। से कॉपर में क्या करें केरिया जी? कॉपर में क्या कॉल है आज के लिए? देखिए, कॉपर एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। हमने पिछले हफ्ते देखा 20% की कॉमेक्स में गिरावट आई थी जैसे टैरिफ के अपडेट आए थे, बट मार्केट ना ही 880 के नीचे सस्टेन कर पा रहा है और ना ही 900 के ऊपर। तो आज बिल्कुल इंट्राडे में 886 पे बेच के चलेंगे, 890 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 880 से 878 तक का एक पुल बैक देखने मिल जाएगा। ओके, लेकिन चलिए अब एक खास सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं ज्वेलरी इंडस्ट्री की जो चैलेंजेज है, और खास करके यूएस ने जो एडिशनल टैरिफ लगा दिया है, 50% टैरिफ की जो बात हो रही है, इसके बाद ज्वेलरी इंडस्ट्री की मुश्किलें काफ़ी बढ़ती दिख रही। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, जीजेईपीसी के चेयरमैन किरीट भंसाली सर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला है। सर, जो डेटा दिख रहे हैं उसके हिसाब से 2024 इंपोर्ट डॉलर टर्म में करीब करीब 12 अरब डॉलर का इंपोर्ट यूएस में हुआ था भारत से, और स्विट्जरलैंड के बाद दूसरे नंबर पे भारत सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला जेम ज्वेलरी एक्सपोर्टर है यूएस को। और जो हमारी यूएस के इंपोर्ट में जो हिस्सेदारी है वो भी करीब करीब 13.25% है। आपको क्या लग रहा है, क्या क्या चैलेंजेज है, और ऐसे चैलेंजिंग दौर में आप लोगों के लिए क्या मदद की ज़रूरत है, क्या राहत की डिमांड आप लोग कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे लिए ये ट्रॉमा है। 25% वॉज ऑल्सो अनबेरेबल, 50% तो कोई संभावना ही नहीं बची इसके साथ ट्रेड करने की। पूरा स्टैंडस्टिल है, पूरी जेवन ज्वेलरी सेक्टर एक सदमे में है। इससे कैसे बाहर निकलना, एक छोटी सी उम्मीद है कि 19 तारीख को वॉशिंगटन से फिर एक डेलीगेशन दिल्ली आ रहा है, मिनिस्ट्री उनसे बात करेगी, कोई रास्ता निकल आए और इस सेक्टर को बचने की थोड़ी भी बहुत उम्मीद है, संभावना है, वो लास्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशन में हमको देखने मिलेगी। और इंटरनेशनल मार्केट में सर हम देख रहे हैं कि यूएस का 30% मार्केट शेयर है आपका कुल जो ज्वेलरी एक्सपोर्ट होता है। दूसरे नंबर पे यूएई है जिसका हिस्सा करीब 28% का है। सर, और कोई वैकल्पिक बाजार आपको दिख रहा है जहां पे इसको शिफ्ट किया जा सकता है धीरे धीरे? मैं बताऊं आपको कि ये बहुत ही कठिन रास्ता होगा, वो करेंगे, जरूर करेंगे। जेम ज्वेलरी सेक्टर में हम वर्ल्ड लीडर रहेंगे। आउट ऑफ 14 डायमंड्स का 10 पॉलिसी इन इंडिया, एक भी माइन हमारे पास ना होने के बावजूद भी हम कई सालों से वर्ल्ड लीडर है। ये हमारी लीडरशिप हम नहीं जाने देंगे। मगर यूएस एक बड़ी मार्केट है, 30% हमारे टोटल बास्केट का एक्सपोर्ट यूएस पर है। वो अचानक ऑल ऑफ सडन रुक जाने से काफी दिक्कतें आएगी। ऑफ कोर्स हम नई मार्केट तलाश कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते होंगे, सितंबर 11, 12, 13 हम जीजेपीसी की तरफ से फर्स्ट इंटरनेशनल शो सऊदी जेदा में करने जा रहे हैं। वहां भी एक नई मार्केट एक्सप्लोर करने का प्रयास रहेगा। अच्छी संभावना है, यूएई भी अच्छा रिजल्ट दे रही है, लैटिन अमेरिका भी हम तलाश रहे हैं, वहां टैक्सेशन इश्यू है, मतलब मिनिस्ट्री बात कर रही है। बट ये बहुत लंबा रास्ता है। यूएस इतनी बड़ी मार्केट है कि उसको फुलफिल करना तेजी से संभव नहीं है। काफ़ी चैलेंजिंग होगा। अब धीरे धीरे तो हो पाएगा, लेकिन उसमें काफ़ी वक्त लगेगा। नए रूल्स रेगुलेशंस हर कंट्रीज़ के साथ अपने अपने ट्रीटी होती है। ऐसे में यूएस जैसे मार्केट को रिप्लेस करना, इतनी बड़ी इकोनॉमी को रिप्लेस करना मुश्किल है। सर, ज्वेलरी इंडस्ट्री की तरफ से आपने क्या डिमांड रखी है ताकि फौरी उनको राहत मिल जाए? अगर इस तरह के माहौल में उनके लिए जो सेटबैक होगा उससे राहत के लिए आपकी डिमांड क्या है? हमने प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है, हमने फाइनेंस मिनिस्टर को भी लिखा है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर को भी लिखा है। उसके पहले, क्योंकि पार्लियामेंट चालू होने की वजह से उनका समय नहीं मिल रहा है, मगर हमने राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से समय मांगा है। हमें इमीडिएट जो जरूरत है, हमारा लार्ज नंबर ऑफ वर्क फोर्स इफेक्ट होएगा,
जॉबलेस होंगे उनके लिए एक रिलीफ पैकेज की उम्मीद रखते हैं ये 4 स्टेट से। तो मॉरेटोरियम की भी आप लोग डिमांड कर रहे हैं, कोविड जैसे राहत योजनाओं की मांग भी देख रहे थे, आपकी डिमांड की लिस्ट भी मैं देख रहा था और आप नए बाजार की तलाश में तो हैं ही। शुक्रिया किरीट सर, आपने वक्त निकाला और अपनी समस्याएं जो इंडस्ट्री की दिक्कतें हैं वो हमारे साथ शेयर की। उम्मीद करते हैं आप लोगों के लिए बेहतर हो और जो 19 अगस्त को जो नया डेलीगेशन आएगा कुछ बातचीत बने और जूल इंडस्ट्री को राहत मिल पाए। शुक्रिया सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और अहम खबर है, वो राइस को लेकर खबर है और उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रेम गर्ग साहब हैं, नेशनल प्रेसिडेंट है IREF के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला है। सर, हाइब्रिड धान की खेती बढ़ गई है और ये खरीफ 2025 सीजन में हाइब्रिड धान की खेती करीब करीब 8% बढ़ने की संभावना है। हाइब्रिड धान की खेती का क्या फायदा है और आगे इसका दायरा कितना बड़ा होने वाला है, इसके बारे में डिटेल सर बता दीजिए। जी, हाइब्रिड धान की उपज जो है पारंपरिक किस्मों से 15 से 30% ज्यादा होती है, खासकर ये पूर्वी भारत के अंदर होती है। और जो हाइब्रिड की किस्में होती हैं उससे 30% कम पानी में इसकी उत्पादन जो है काफी अच्छा होता है। इसके लिए जिस भी क्षेत्र के अंदर पानी की कमी होती है वहां पर इसको हम हाइब्रिड को करने में हमेशा फायदा होता है। और पंजाब जैसे राज्यों में पंजाब जैसे राज्यों में किसानों में प्रति एकड़ जैसे इसके अंदर 8 से 10 हजार रुपए तक अधिक की इनकम हो सकती है हाइब्रिड से करने से। और फसल जो होती है हाइब्रिड की थोड़ी बोई जो जाती है उसको एक तो पराली भी कम जलाने की जरूरत पड़ती है हाइब्रिड के अंदर। और इसके अंदर जो हाइब्रिड धान के बीज में एक तो फसलें जो है महंगे बीज लिए जा सकते हैं, महंगे बीज होते हैं इसके अंदर पर थोड़ा सा, जिससे किसानों को हर साल बीज के ऊपर 6 से 10 गुना तक ज्यादा महंगा लगता है। दूसरा, हाइब्रिड धान जो होता है उसके अंदर चावल टूटने की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा होती है जिससे मिलिंग में घाटा होता है। पर FCI जैसी एजेंसियां से थोड़ा सा संतुष्ट नहीं हो पाती। हाइब्रिड की किस्में जैसे स्टेम बोरर और रोगों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होती है, इससे कीटनाशकों की खपत बढ़ जाती है। बीज और रसायनों की लागत अधिक होने से किसान इसके अंदर, क्योंकि इसको फिर किसान को आत्मनिर्भर बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, उसके लिए गवर्नमेंट से हाइब्रिड को यूज करने के लिए मतलब प्रोत्साहन देना चाहिए और किसानों को कुछ राहत इसमें देनी चाहिए, जो कि गवर्नमेंट ऑलरेडी देती है काफी राहत। और किसानों के लिए आज के दिन गवर्नमेंट काफी काम करे और हाइब्रिड का उनका मकसद है कि हाइब्रिड की फसल हो, क्योंकि इससे 30% हमारे पानी की बचत होगी और दूसरा इसकी फसल जल्दी होगी और 15 दिन हमारी जो दूसरी क्रॉप आती है उससे पहले हो जाती है, जिससे कि दूसरी नई क्रॉप लगाने के लिए किसान को ज्यादा समय मिलता है। इसके अंदर जैसे किसान आज के दिन 3 क्रॉप लेता है पूरे साल के अंदर, एक धान की क्रॉप लेता है, फिर उसके बाद एक बीच में छोटी क्रॉप लेता है, फिर एक गेहूं की क्रॉप लेते हैं, कुछ इलाकों में चावल की धान की 2 क्रॉप ली जाती है। पर यदि ये सब हाइब्रिड का लगेगा तो उससे हमारी किसान, कोई बड़ी बात नहीं है कि इसको हम 4 करोड़ तक भी जा सकते हैं और उससे उनकी इनकम बढ़ेगी। बीज और रसायनों की लागत अधिक होने से किसानों इसके अंदर भी मतलब किसानों को यदि गवर्नमेंट से कुछ हेल्प मिलेगी तो इसके अंदर फायदा होगा। ओके, बिल्कुल सही बात है कि हाइब्रिड धान की खेती को बढ़ने से यहाँ पर एक तो लागत कम होगी, साथ ही पैदावार भी ज़्यादा होगी और जो हीट रेजिस्टेंट वगैरह की वैरायटी होती है इसका भी फायदा होगा और साथ ही जो कीट और रोगों से भी सुरक्षा मिलता है ऐसे इस तरह की वैरायटी को। तो उम्मीद करते हैं कि आगे इसका दायरा बढ़े और इसका फायदा हमारे किसानों को मिले। शुक्रिया सर, वक्त कम है, आगे आपसे फिर से बात करेंगे सर। चलिए